डिजिटल बोर्ड दमदार नहीं होता है रे बाबा, पढ़ने और पढ़ाने वाला दमदार होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आर के पंडित आप लोगों के बीच में आज फिर केमिस्ट्री का एक नए चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा जो केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ यूज, जो देख रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ। इसके जो हमारा चैप्टर जो है हमारा अंतिम, इसका आज वन शॉट लेके हम लोग आए हैं। आज एक ही वीडियो में इनकी सारी जो कंसेप्ट है, इनकी जो सारी क्लास है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो हम लोग आज केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के डेली लाइफ के यूज के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे केमिस्ट्री का जो है जीवन में 3 यूज है, जो कि मुख्य यूज है। पहला यूज जो हमारे जीवन में केमिस्ट्री की है वो है ड्रग्स में, दवाएं में। जो भी दवाएं बनते हैं, चाहे पैरासीटामोल को लीजिए, एस्प्रिन को लीजिए, डोलो को लीजिए। इसके अलावा आपको एंटीसेप्टिक जो भी दवाएं हैं, या आप कहिए फिर एंटीपायरेटिक तो हो गया, फिर आपका एनाल्जेसिक हो गया। बहुत सारे मेडिसिन जो है हमारा, सभी मेडिसिन जो है केमिस्ट्री के ही सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, और केमिस्ट्री के बहुत सारे सब्सटेंस मिलकर जो है मेडिसिन का निर्माण करते हैं। दूसरा जो हमारा उपयोग है केमिस्ट्री का, वो दूसरा उपयोग हमारा केमिस्ट्री का है, वो उपयोग है केमिकल इन फूड। केमिकल इन फूड कहने का मतलब हुआ कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, भोजन को बचाए रखने के लिए हम किस किस केमिकल का उपयोग करेंगे, जिससे भोजन जो है हमारा खराब ना हो, भोजन हमारा है लंबे समय तक जो है सुरक्षित रहे। फिर हमारा तीसरा जो यूज है केमिस्ट्री का, वो यूज है साबुन, अपमार्जक। और साबुन और अपमार्जक में यूज है जिससे हम लोग वस्तुओं को साफ करते हैं, वस्तुओं को जो है हम लोग चिकनाते हैं, सफाई करते हैं। तो 3 मेजर यहाँ पे लिखा होगा रोल जो केमिस्ट्री का, वो 3 मेजर एरियाज में है। पहला एरियाज हमारा मेडिसिन है। मेडिसिन में पहला उपयोग जो मुख्य रूप से मेडिसिन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। खास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उपयोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो पूरा उपयोग आपका मेडिसिन में है। केमिकल इन फूड, केमिकल इन फूड का जो उपयोग है हमारा, यानी फूड में केमिकल डाल के किस प्रकार से हम लोग फूड को बचाए रखते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। जैसे मानिए कि अगर बहुत दिन तक अचार को बचाए रखना है, तो अचार में अधिक से अधिक नमक रख देते हैं, जिससे अचार बहुत दिन से क्या होता है हमारा बचा हुआ रहता है। तो हम इसको भी जानेंगे कौन कौन केमिकल को मिला सकते हैं जिससे अचार को लंबे समय तक जो है हम बचाए रख सकते हैं। तीसरा जो यूज हमारा जो है केमिस्ट्री का, वो है क्लीजिंग एजेंट। क्लीजिंग एजेंट मतलब होता है सफाई कर्मक। सफाई कर्मक मतलब जैसे साबुन हो गया, अपमार्जक हो गया। साबुन की क्रियाविधि को हम लोग पढ़ेंगे, अपमार्जक क्रियाविधि को हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सभी ये क्रियाविधि को भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। साबुन कैसे काम करता है, अपमार्जक कैसे काम करता है, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लेके आएंगे। वो चैप्टर संख्या 4 जो सरफेस केमिस्ट्री वाला फिजिकल का है, उसका भी पार्ट था, तो वहां पे जाके हम लोग जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पे पढ़ने वाले इसको नहीं है। ड्रग्स और मेडिसिन में आपको डिफरेंट जानना है पहले कि क्या होता है ड्रग्स, क्या होता है मेडिसिन। तो एक बात दिमाग में तो आप रख लीजिए, ड्रग्स और मेडिसिन कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ड्रग्स और मेडिसिन जो है कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। दोनों केमिकल सब्सटेंस है। दोनों का जो है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो है 100 से लेकर 500 यू के बीच का होता है। लेकिन डिफरेंट क्या है दोनों में, हम किसे कहेंगे मेडिसिन, हम किसे कहेंगे ड्रग्स। ड्रग्स ड्रग्स किसे कहेंगे, मेडिसिन किसे कहेंगे, ये डिफरेंस को जानना है। देखिए, जो जिसका उपयोग हम लोग, जिस केमिकल सब्सटेंस का उपयोग हम लोग दवा, मतलब जिसका उपयोग हम लोग रोग के उपचार के लिए करेंगे, जैसे कोई भी रोग हुआ, जैसे टीबी हो गया, जैसे हमारा बुखार हो गया, जैसे हमारा दर्द हो रहा है, अगर उसका उपयोग हम दवा के रूप में तब करेंगे, मेडिसिन के रूप में तब करेंगे जब उसका इलाज के रूप में किया जाएगा। ड्रग्स का जो उपयोग जब हम मेडिसिन के रूप में करेंगे तो सॉरी, हम बोलना चाह रहे हैं कि ड्रग्स जो है, हमारा जो भी ड्रग्स है, उनका उपयोग जो है अगर हम लोग बीमारी को दूर करने के लिए करेंगे, हम लोग रोग को दूर करने के लिए करेंगे, रोग को उखाड़ फेंकने के लिए करेंगे, है ना, तो हमारा मेडिसिन कहलाएगा। लेकिन उसी को हम लोग आदत के रूप में लेंगे, जब हम केमिकल सब्सटेंस को हम लोग केमिकल सब्सटेंस को जब आदत के रूप में लेंगे, ठीक है, जब हम लोग आदत के रूप में केमिकल सब्सटेंस को लेना शुरू करेंगे, हैबिट बना लेंगे, उपयोग अधिक से अधिक करना शुरू कर देंगे, ठीक है, अक्सर लेते रहेंगे, तो हमारा ड्रग्स कहलाएगा। सुने होइएगा कि ड्रग्स को जो है बहुत सारे देशों में बैन कर दिया गया है।
जैसे आप लोग सुने होगा हेरोइन का नाम सुने होइएगा, अफीम का, चरस का नाम सुने होइएगा, और भी सारे हैं, जैसे मॉर्फिन का नाम सुने होइएगा, कोडीन का नाम सुने होइएगा। ये सब बहुत ही खतरनाक ड्रग्स हैं जिसका उपयोग हम लोग दवा के रूप में ही करते हैं। मानिए किसी का पैर हाथ कट गया है बहुत ज़्यादा, तो उसको बेहोश करने के लिए, उसके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए हम लोग उसका उपयोग दवा के रूप में करेंगे। लेकिन कभी कभी लोग में क्या होता है कि उसका उपयोग जो है वो आदत के रूप में ले लेता है, मजे के लिए लेता है ना, खाने का मजा आता है ना, इसलिए लेना शुरू कर देता है। वही मजा बाद में चल के सजा बन जाता है, आदत बन जाती है। तो आदत बनने के बाद जो है वो उसको ड्रग्स नहीं मिलता है ना, तो वो तड़पता है ड्रग्स के लिए, है ना। ड्रग्स के लिए जो है वो मार करने पर तुर जाता है, ड्रग्स के लिए मर्डर करना चाहता है, ड्रग्स के लिए चोरी करना चाहता है, ड्रग्स के लिए किस हद तक जा सकता है आपको पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके जो इलाका में से आप बिलोंग कर रहे हैं, गांव में लोग ड्रग्स लेता नहीं है ना। गांव में ड्रग्स का उतना प्रभाव गांव में नहीं है। ये शहर की बात है, बड़े बड़े शहरों की बात है। बड़े बड़े शहरों में जो है लोग ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। तो ड्रग्स किसे कहेंगे? वह केमिकल सब्सटेंस जिसे मन की खुशी के लिए, या कह सकते हैं कि जिसे मनोरंजन के लिए, मजे के लिए उपयोग करते हैं, वह केमिकल सब्सटेंस जो है ड्रग्स कहलाता है। लेकिन मेडिसिन की बात किया जाए, यदि हम मेडिसिन की बात करेंगे तो मेडिसिन उसे कहेंगे वैसा ड्रग्स जिसका उपयोग रोग के उपचार के लिए, बीमारियों को दूर भगाने के लिए किया जाता है, उसे हम मेडिसिन कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ ड्रग्स केमिकल ऑफ द लोअर मोलिकुलर मास, हमने कहा ना 100-500 के बीच में इसका जो है मोलिकुलर मास होगा, विच इंटरनल विच द माइक्रोमोलिकुलर्स टारगेट प्रोसेस बायोलॉजिक रिस्पॉन्स। ये जैविक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है, या जैविक क्रियाओं को संचालित करता है, या जैविक क्रियाओं पर प्रभाव को डालता है, रिस्पॉन्स लेता है जैविक क्रियाओं पर। हमारे शरीर का जो भी जैविक क्रियाएं होती है उस पर ये रिस्पॉन्स डालता है। कभी कभी ड्रग्स लेने के बाद। तो मेडिसिन के बारे में हम लोग जानते हैं कि मेडिसिन उसे कहते हैं, ड्रग्स का ही एक रूप है। लेकिन कहा जाता है कि मेडिसिन से हम लोग बीमारियों को दूर करते हैं, इलाज के रूप में मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यानी वैसा केमिकल सब्सटेंस जिससे बीमारियों को दूर किया जाता है या बीमारियों का इलाज किया जाता है, रोग को भगाया जाता है, वो मेडिसिन कहलाता है। कभी कभी की बात है, डॉक्टर लोग कहते हैं कि सुबह और शाम मेडिसिन लेनी चाहिए। जैसे अगर आपको डॉक्टर के द्वारा पुर्जे दिए गए हैं तो उसमें सुबह और शाम का जो है डोज दिया रहता है कि आप यही डोज में मेडिसिन को लीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने मन से बीमारी को दूर भगाने के लिए सोचते हैं बहुत जल्दी बीमारी दूर हो जाए, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, आप उसका ओवर डोज लेना शुरू कर देते हैं। जैसे खाना है सुबह और शाम, तो आप दिन में 5 बार उस दवा को खाएं, जिससे वो दवा जो आपके शरीर के अंदर जो है कहीं ना कहीं उल्टा रिएक्शन जो होता है वो कर लेता है, ठीक है। जिससे आपके शरीर में और भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल पॉइजन, है ना। हायर ओवर डोज होता है, जिस कारण से जो है वो हमारे शरीर में जो है उसका उल्टा रिएक्शन शुरू हो जाता है, अपोजिट रिएक्शन। तो कहा वेन मेडिसिन आर टेकन इन द हायर डोज, जब आप लोग हायर डोज लेते हैं मेडिसिन का, तो उससे जो है हमारा कहीं ना कहीं आपके शरीर में तरह तरह के जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल पॉइजन। कीमोथेरेपी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी प्रोसेस किया जाता है बीमारी को दूर भगाने के लिए मेडिसिन के द्वारा, उन सभी प्रोसेस को जो है कीमोथेरेपी कहा जाता है। कीमोथेरेपी के बारे में हम लोग जानते हैं क्या कि जो भी प्रोसेस किया जाता है बीमारियों को भगाने के लिए, यानी जो प्रोसेस होता है मेडिसिन का उपयोग करने के बाद, उन सभी प्रोसेस को जो है समृद्ध रूप से जो हम लोग क्या बोलते हैं कीमोथेरेपी कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है अब इधर आते हैं, है ना। हम लोग जब इधर आते हैं तो कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है हमारा मेडिसिन का, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या दिया गया वो हम ध्यान देते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है ड्रग्स का किया गया है, पहला है वेस डन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, वेस डन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है ये हमारा एनाल्जेसिक में देखा जाता है। एनाल्जेसिक जो भी दवाएं हैं जो दर्द को निवार करता है, ठीक है, उसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। तो ये जितना भी पेन किलर है वो सभी इफेक्ट दर्शाता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दूसरा हमारा जो है वेस ऑन एक्शन, औषधि के प्रभाव के हिसाब से। जैसे आपको पता होगा एंटीहिस्टामिन के बारे में, प्रतिहिस्टामिन के बारे में आपको पता होगा कि हमारे शरीर में एलर्जी आता है, अस्थमा हो जाता है, या कह सकते हैं खुजली हो गया, दाग हो गया, और भी सारी चीज जो होता है हमारा वो प्रतिहिस्टामिन में आते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली, आपको ये जो ठोस होता है यहाँ पर का, ठीक है,
ये ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर का मसल जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। जैसे जो ट्रेकिया से जो हम लोग श्वास लेते हैं वो श्वास का जो है मध्यम मध्यम होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल घटना शुरू हो जाता है। तो हम जोर से जो है हाँ करना शुरू कर देते हैं, यानी जोर जोर से हम क्या श्वास लेना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है कम लगने लगता है, जिसे हम कहते हैं एलर्जी होना शुरू हो गया है। तो वो जो है हमारा औषधि के प्रभाव के कारण होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन पे। ठीक है, पहला अगला हमारा जो है बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है, रासायनिक संरचनाएं जो होता है, उसके आधार पे भी कुछ केमिकल कार्य करते हैं अपना, उसको हम लोग को देखना होगा। फिर अंत में जो है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट, लक्ष्य अणु, जीन थेरेपी से कहा जाता है। यानी हम कुछ मेडिसिन का उपयोग करते हैं, वो मेडिसिन जाके परफेक्ट वही काम करता है जहाँ जिस कोशिका के जीन में प्रॉब्लम रहता है ना, जहाँ से बीमारी उत्पन्न होती है वहां पे प्रॉब्लम रहता है, तो वहीं पे जाके वो काम करेगा, वहीं पे जाके वो अटैक करेगा और बीमारी को क्या करेगा, सफा रफा दफा सब कर देगा। ठीक है, हम लोग को जो है ड्रग्स टारगेट इंटरेक्शन को जानना है, मतलब दवाएं काम किस प्रकार से हमारे शरीर में करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका से हम बताना चाहेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से आप समझिएगा। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है कि मानिए कि अगर हमारे घर के किसी लोग को जो है, घर में बहुत सारे लोग हैं, सभी का जो है एक प्रकार का थेरेपी नहीं होता है। अब ध्यान देते हुइएगा कि कभी आपस में विवाद हो रहा है, ठीक है, दो लोगों के बीच में आपकी झगड़ा सामने वाले से हो रहा है, ठीक है, तो आपके घर में कुछ ऐसे लोग होंगे, आपके घर में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो लड़ाई में भाग नहीं ले रहे होंगे, दोनों के बीच में मेल मिलाप का समझौता करने का काम कर रहे होंगे। खास के हमारे घर के बुजुर्ग लोग जो होते हैं वही ऐसा काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो बुजुर्ग लोग जो मेल मिलाप के बीच में काम करते हैं उनको भी गुस्सा आ जाता है, और जब उनको गुस्सा आ जाता है कहता है हम नहीं, हम आप नहीं छोड़ेंगे, वो भी भिड़ जाते हैं लड़ाई करने में। जब उनको लगता है कि अब लड़ाई बंद होने वाली नहीं है, तब यहाँ पे जो है हमारे शरीर के प्रत्येक शरीर बॉडी में जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये तो सबको पता है। हमने इससे पहले की वीडियो में एंजाइम्स के बारे में जाना था, ठीक है, कि जैवाणु होता है ना, नहीं जैवाणु में पढ़ा था हमने। एंजाइम का जो शरीर के जो क्रियाएं हैं वो सारी क्रिया को नियंत्रित करता है, उसको वेग की गति को बढ़ाता है, बहुत सारी बात एंजाइम के बारे में हमने जान के रखे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे प्रोटीन बनते रहते हैं, सपोज मानिए कि हमारे शरीर में HCl बनते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे लिए उपयोगी भी है और ज्यादा बन जाए ना शरीर में तो हानिकारक भी है। पता होगा आपको कि शरीर में अगर HCl मात्रा सीमित मात्रा बने जिसका उपयोग हम पाचन के रूप में कर सकते हैं वो हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन उसकी मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, मात्रा बढ़ जाए, अधिक अत्यधिक बनना शुरू हो जाए तो उसमें का HCl जो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। यही HCl जो हानिकारक होती है, मानिए कि बहुत सारे ऐसा भी प्रोटीन होता है जो हमारे लिए लाभदायक है शरीर के अंदर, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो मतलब मजबूरी की बस या किसी प्रॉब्लम की वजह से बन गया प्रोटीन, तो वो प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम पे अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है, एंजाइम पे, और एंजाइम पे अटैक करके वो चाहता है कि एंजाइम की क्रियाविधि को निरोध कर दे। एंजाइम कहने का मतलब हुआ जो हमारे शरीर के बीमारियों को कंट्रोल करना, बीमारी से बचाए रखने वाले पे, उस पर अटैक करना चाहता है वो बैड प्रोटीन, और चाहता है कि उसी क्रियाविधि को हम लोग क्या करें, अवरोध कर दे। उसकी क्रियाविधि को जो अवरोध करना चाहता है ना वो, तो उसी के अवरोध करने के बीच में जो है, मानिए ये एंजाइम है और यहाँ से ये क्रियाविधि को अवरोध करने के लिए जा रही है हमारा बैड प्रोटीन, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में हमें जो है ना एक ऐसा चीज को लेके आन दिए, ये ड्रग्स है, मानिए ये जो हाथ था ये ड्रग्स आ गया, इधर से कौन आ रहा था, हमारा बैड एंजाइम, ये बैड प्रोटीन इधर एंजाइम है। अब ये बैड प्रोटीन एंजाइम से मिलने जा रहा था, क्यों मिलने जा रहा था, उसी क्रियाओं को अवरोध करने के लिए और बीमारी फैलाने के लिए। अब बीच में ड्रग्स आ गया, ड्रग्स क्या किया, एंजाइम से मिलके एंजाइम को अलग कर दिया, ठीक है, और इसको धक्का मार के बाहर कर दिया, किसको, बैड प्रोटीन को जो बीमारी फैलाने जा रहा था, जिससे क्या होगा कि बीमारी नहीं फैलेगी। हम एक फोटो बना के बता रहे हैं, ठीक है, मानिए एंजाइम की क्रियाविधि ताले चाबी क्रियाविधि होती है, हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ इससे पहले भी वीडियो में, और हमने कहा था उसको हम बढ़िया से लेक्चर में पढ़ेंगे, वही सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है। मानिए कि ये एंजाइम्स है, ठीक है, ये कौन है, हमारा एंजाइम है। अब बहुत सारे जो है, बहुत सारे इस प्रकार का जो है, इस प्रकार का है ना, बहुत सारे जो है बैड प्रोटीन बन गए हैं। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि एंजाइम की जो क्रियाविधि है उसको अवरोध करेगा और इसके शरीर में जो है, जिसका ये एंजाइम है, जिस व्यक्ति का एंजाइम है उसके शरीर में बीमारी को फैलाएगा।
तो ये अटैक करने के लिए चल पड़ा, कहाँ पे? एंजाइम पे। चलिए अटैक तो कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं ना है वो, अरे कि हम मेडिसिन का उपयोग कर लिए हैं। जैसे ही हम मेडिसिन का उपयोग करेंगे तो मेडिसिन कुछ इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से। ये कौन आ रहा है? मेडिसिन। वो क्या करेगा कि ये एंजाइम इसमें आके जुड़ना चाह रहा था, ये बैड प्रोटीन एंजाइम के अंदर, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारा ड्रग्स या मेडिसिन, ये उससे पहले आके इसमें आके जमा हो जाएगा। अब यहाँ पे खाली जगह था, ताले चाबी, ये चाबी का काम करके एंजाइम में जुड़ना चाह रहा था, बट हमारा जो ये क्या कहते हैं ड्रग्स जो है मेडिसिन, वो इससे पहले आके यहाँ पे जमा हो गया। इस हॉल को ब्रेक कर यहाँ पर का जो है इसको बंद कर दिया। अब जो है ये चाह कर भी इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक रुकने वाला कौन आ गया? ड्रग्स आ गया है। और इस प्रकार से एंजाइम बैड प्रोटीन से अलग हो जाता है। और जब एंजाइम बैड प्रोटीन से अलग हो जाएगा तो कहेंगे कि दवा अपना असर करना शुरू कर दिया है। दवा जब असर करना शुरू कर दिया है तो हमें बीमारी नहीं होगी। आगे कुछ ड्रग्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे ड्रग्स में पहला हमारा है एंटीपायरेटिक, ठीक है। ये टाइप्स है ड्रग्स के। एंटीपायरेटिक कहने का मतलब होता है जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को कम करेगा, है ना, टेम्परेचर कम करेगा, बुखार को कम करेगा, ठीक है, वो एंटीपायरेटिक कहलाता है। जैसे पैरासीटामोल हुआ, डोलो हुआ, एस्प्रिन है, और भी है ओमिकोटिलोडोन है। बहुत सारे ड्रग्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी ग्रुप हम यूज कर सकते हैं। सपोज मानिए कि अगर डॉक्टर के द्वारा पैरासीटामोल लिखा गया है, किसी मेडिसिन दुकान पे हम जाते हैं, अगर ये नहीं मिले तो हम कोई भी एंटीपायरेटिक यूज कर सकते हैं। वहां पे हम डोलो यूज कर सकते हैं, वहां पे हम लोग एस्प्रिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो है एंटासिड है। एंटासिड जो है, जैसे मानिए कि आपको पता है कि हमारे भोजन को पाचन होने के लिए हमारे शरीर के अंदर से जो है बहुत सारे HCl अम्ल निकलते हैं, बहुत सारी मात्रा में निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा निकल जाते हैं कि हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, यानी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और लहर देना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसको दूर करने के लिए हम लोग जिस दवा का उपयोग करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, भास्मीय नेचर का होता है। उसी कुछ दवा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटासिड कहते हैं, जो अम्ल को काटता है ना, और अम्ल को काट के वो नॉर्मल करता है हमारी बॉडी के अम्लीयता को। तो उसमें जो है पुराने जमाने के लोग जो उसमें जो यूज करते थे, वो यूज करते थे हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते थे। अभी के लोग जो है सिमेटिडीन यूज करते हैं, जैनडेक यूज करते हैं, रेनिटिडीन यूज करते हैं। इसका उपयोग जो हम लोग जो है पेट की अम्लता को कम करने में किया जाता है। फिर हमारे पास में जो है अगला जो है प्रतिहिस्टामीन है। एलर्जी जो होता है हमारे शरीर के अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर एलर्जी होता है। हमने कुछ देर पहले ही समझाया था, एलर्जी होने पर यहाँ पर थॉट जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पर मसल सिकुड़ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा हो जाता है, ठीक है। अस्थमा जो बीमारी सुने हो जाएगा आप लोग, अस्थमा होना, है ना, जो जिसमें लोग जो है करके सांस लेना शुरू करता है। और एलर्जी में जो हमारा एलर्जी को दूर करने वाला ये बीमारी है। और कौन एलर्जी को दूर करेगा? ये खुजली को दूर करेगा, खुजली, दाद को दूर करेगा, और किसको? और भी सारे एलर्जी जो होते हैं उसे दूर करेगा, ठीक है। इसमें कुछ दवा है जिसका नाम है ब्रोफेनिरामीन, उसका हमारा डाइमेटेप का जो है ये ग्रुप का है, उसका टेरफेनिन है जो सेल्डिंग ग्रुप का है, ठीक है। फिर आगे हमारा जो ड्रग्स है, उस ड्रग्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और आगे जो हमारा ड्रग्स है उस ड्रग्स के बारे में हम लोग जानेंगे। हमारा ड्रग्स जो है हमारा न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स है, जो तंत्रिकीय सक्रिय औषधि है। आपको पता है कि हमारे शरीर का जो भी क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण ब्रेन से होता है। ब्रेन जो है स्पाइनल कार्ड के पास इन्फॉर्मेशन, और पूरा न्यूरॉन जो लगे हुए हैं न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन को जो है किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर अगर आपको बहुत सारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो गया है, जैसे मानिए कि दर्द को दूर करने के लिए और भी चीज़ को दूर करने के लिए जो है हम ऐसे दवाओं का यूज करते हैं जो हमारे दर्द को दूर करता है। तो वो क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र, उसके काम को अवरोध कर देता है। जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो है मतलब पहुंचाया जाता है, सूचनाओं को भंडारित करके पहुंचाया जाता है ब्रेन के पास, उस सूचनाओं को ब्रेक कर देता है। और सूचनाओं को जब वो ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं सूचनाओं को ब्रेक करने के बाद उसका इन्फॉर्मेशन आगे जाता ही नहीं है, ब्रेन को पता ही नहीं चलता है कि कुछ हुआ है कि नहीं। जैसे मानिए कि मच्छर ने काटा, अब वो पता है मच्छर काटा यहाँ, तो यहाँ पर का जो तंत्रिका तंत्र होंगे, जो न्यूरॉन होंगे, वो बताएंगे यहाँ पर के न्यूरॉन को अनुभव होगा कि कुछ काट रहा है, मतलब अनुभव हुआ। वो आगे अगला तंत्रिका
तंत्र को भेजेंगे न्यूरॉन को, फिर वो अगला को, फिर अगला को, अगला को। ऐसे तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कार्ड को भेजेगा, स्पाइनल कार्ड सूचनाओं को ब्रेन को भेजेगा कि देखिए कुछ है क्या। ब्रेन फिर आंख को कहेगा, आंख के न्यूरॉन को कहेगा कि देखिए क्या है, फिर आंख देखेगा और यहाँ पे मच्छर है, वो तो काट रहा है, खून पी रहा है। फिर मच्छर के इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा, ब्रेन के अंदर। फिर ब्रेन इस हाथ को सूचना देगा कि जाओ मच्छर है बैठा हुआ काट रहा है, तो इसको है ना तड़ाक से मारेगा ये हाथ, ठीक है। इस प्रकार क्रिया होता है। मानिए अगर यहाँ पर कि न्यूरॉन को हम अवरोध कर दे, उस न्यूरॉन की सूचनाओं को यहीं तक सीमित कर दे, तो यहाँ के आगे इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं। मानिए अगर यहाँ पर न्यूरॉन को हम यहीं तक रोक दिए, ठीक है, इसके आगे न्यूरॉन जो भी है यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी सूचना ब्रेन तक नहीं जा रही है, तो आराम से इसको खुंडी खुंडी काट देंगे ना, फिर भी दर्द नहीं होगा ब्रेन को, क्योंकि यहाँ पर की सूचना आगे जा नहीं रही है। तो न्यूरॉन के जो क्रियाशीलता है, जो न्यूरॉन का सक्रियता है, उसको कम करना या न्यूरॉन के काम को अवरोध करना जो है कुछ इफेक्टिव दवा है। जो बोला ना जब इफेक्ट मैसेज ट्रांसफर ऑफ नर्वस, यानी जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसके जो है मैसेज को, ये ट्रांसफर होने वाले मैसेज को इफेक्ट करता है। इसमें कुछ है जैसे ट्रांक्यूलिजर है, जिसको हम लोग प्रासांतक कहते हैं, अनाल्जेसिक है, पीराहारी है ना। तो पहला जो हमारा ट्रांक्यूलिजर है, इसमें जो है चिंता, तनाव, डिप्रेशन, उत्तेजना, इन सभी को कंट्रोल किया जाता है ना। कि चिंता कर रहे हैं, तनाव कर रहे हैं, डिप्रेशन है, इन सबको कंट्रोल करने का ये मेडिसिन है। इसमें हमारा एक्वेनिल आता है, मेप्रोट्रोवेट आता है, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड आता है हमारा, वेरोनल आता है हमारा, वेलियम हमारा आता है, सेरोटोनिन आता है हमारा। दूसरा जो हमारा है वो है हमारा एनाल्जेसिक, इसको पेन किलर कहा जाता है। और हमने पेन पे ही एक ट्रिक बनाया था कि पेन पर ही इसका ही छिपा हुआ है नाम, पी से हो गया था पैरास्टामोल, एस हो गया एस्प्रिन। तो ये दो प्रकार का होता है, कहता है नॉन नॉर्केटिक और कहता है नॉर्केटिक, ठीक है। जो जिसको यूज करने के बाद हमको आदत लग जाती है, ठीक है, वो हमारा नॉर्केटिक कहलाता है। जिसमें मॉर्फिन हो गया, हेरोइन होता है, कोडीन हो गया, और जिसका उपयोग हम दवा के रूप में करते हैं, ठीक है, वो आपका नॉन नॉर्कोटिक है, जैसे एस्प्रिन हो गया, जैसे पैरासीटामोल हो गया। फिर हमारा जो है एंटी माइक्रोवायरस जो है, प्रति सूक्ष्म जैविक जो है, ये किल करता है, ये मारता है किसको, बैक्टीरिया को और वायरस को। बैक्टीरिया और वायरस का काम करता है मारने को ये। इसमें तीन आते हैं, एक आता है एंटीबायोटिक, एक होता है एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स जिसे हम कहते हैं प्रतिजैविक, प्रतिरोधी और विसंक्रामी। इससे पहले हमने देखा था एंटी माइक्रो बायोटिक्स, उसमें जो है पहला एंटीबायोटिक है। एक बात याद आ रही है, मन में हंसी भी आ रही है, ठीक है, बता दे रहे हैं। एक शराबी जो है, एक शराबी इंसान मर रहा था, ठीक है, मर रहा था कहने का मतलब है कि वो शराब इतना पिया था, इतना पी रहा था कि वो धीरे धीरे मर रहा था शराबी इंसान। तो जब शराबी इंसान मर रहा था शराब पीने के कारण से, तब उसने उसका अंतिम जो वो अपना शब्द निकाला मरने से पहले, वो लोगों को कह रहा था कि शराब ठीक थी, मैं शराब जो पिया वो शराब अच्छी शराब थी, मैंने अच्छी से पी, क्या बताया, लिवरे खराब था, काम ही नहीं किया लिवर, इसलिए मर रहा है, यानी लिवरे सपोर्ट नहीं लिया, शराब तो ठीक थी। एक शराबी की घटना और एक याद आ रहा है, शराबी इसलिए हमको याद आ रहा है क्योंकि अभी हमने मॉर्फिन के बारे में पढ़ा था, इसलिए हमको दिमाग में आ रहा था बार बार। एक डॉक्टर साहब जो थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, उसने क्या किया कि जितना शराबी थे दुनिया में, उन सभी के लिए एक सेमिनार लगाया, शराबी के स्पेशल, कि जो भी शराबी है। और सेमिनार लगा के डॉक्टर साहब समझा रहे थे कुछ इस प्रकार से कि देखिए ये अल्कोहल है, इसमें क्या भरा हुआ है, अल्कोहल भरा हुआ है। अब इसके अंदर अल्कोहल है और एक और गिलास ले लिए, क्या इसके अंदर पानी है। अब क्या देखिए, पहले पानी में हमने मच्छर को रखा तो मच्छर नहीं मरा, फिर उस मच्छर को निकाल के अल्कोहल में मच्छर को रखा तो मच्छर मर गया। तो डॉक्टर साहब कहे कि शराबी से कि ये बताइए कि आपने देखा कि पानी में मच्छर को रखा तो मच्छर नहीं मरा, फिर अल्कोहल में मच्छर को रखा मच्छर मर गया, इससे आपको क्या पता चला, आपको क्या मालूम चला। शराबी में से एक शराबी बड़ी था नौटंकीबाज, वो खड़ा हुआ कहा, डॉक्टर साहब हमारा पता चला कि शराब पीने से पेट के अंदर का मच्छर, कीड़ा मकोड़ा सब मर जाता है। यानी उसके वो दिमाग में नहीं हुआ कि शराब पीने से इंसान भी मर जाता है, ठीक है। तो समझने वाले पर डिपेंड करता है। एक दोस्त की बात हम कर रहे हैं, एक दोस्त के साथ मेरी घटना हुई है, जस्ट घटना हुई है। बड़ी हमसे जलता था, वो बहुत झगड़ा करता था, बहुत ज्यादा जलता था, हमेशा बुराई इधर उधर करते रहता था, ठीक है। हम उसको चाप कर रखे हुए थे, आज न कर उसका बुराई करवे करेंगे। उसका शादीशुदा मेरा दोस्त है, वो एक दिन बाजार में अपनी बीवी के साथ घूम रहा था, तो मैंने उसके पास कहा कि दोस्त ये कौन है, बीवी मायके गई हुई है क्या, भाभी लगता है मायके गई हुई इसलिए किसी और के साथ घूम रहे हो। उसका क्या हाल हुआ होगा आप लोग जान लीजिए, ठीक है।
तो ये जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक क्या करता है पता है? जीवाणुओं को, सूक्ष्मजीव के प्रभाव को कम करता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक में बहुत सारे एंटीबायोटिक है, जैसे सेल्फोरसन है हमारा, अप्रेंटिसील हमारा है, सल्फापरिडीन है, एजोरंजक है, सल्फोनिरल एमाइड है और सल्फोमेन है। देखिए कुछ यहाँ पे एंटीबायोटिक लिखा हुआ है जो कि अलग अलग क्वालिटी को बता रहा है। पेंसिलिन नाम सुने होइएगा पेंसिलिन का, इम्यूनोलाइकोसाइड है, एफिलोपाइसिन है। ये जो भी हमारा जो मतलब एंटीबायोटिक है, ये जीवाणु नाश करने वाला है। ठीक है, इधर जो हमारा जो जीवाणुरोधी है उसमें एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकॉल जो है ये हमारा जीवाणुरोधी है, और इसे ब्रांड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी हमारा मतलब एंटीबायोटिक है ये एक बीमारी पे काम नहीं करता है, एक से अधिक बीमारी पे काम करता है। और जो हमारा एंटीबायोटिक एक से अधिक बीमारी पे काम करेगा उसे हम लोग बोलेंगे ब्रांड स्पेक्ट्रम। विस्तृत हिंदी में होता है, विस्तृत है ना, स्पेक्ट्रम। और ये जो पेंसिलिन है ये एक ही प्रकार के गले के खराश के लिए उपयोग किया जाता है, आपको पता होगा। एक ही प्रकार के मतलब जीवाणुओं को समाप्त करता है, एक ही प्रकार की बीमारियों में काम आता है। इसको सक्रीन कहा जाता है, सक्रीन स्पेक्ट्रम है ना एंटीबायोटिक। यानी हमने क्या जाना, दो प्रकार के एंटीबायोटिक को जाना। एक हमने क्या जाना, एक जाना हमने ब्रांड स्पेक्ट्रम जिसको हमने विस्तृत नाम दिया, और एक सक्रीन यानी जो एक से अधिक बीमारी को नष्ट करेगा उसे ब्रांड कहेंगे यानी विस्तृत, और जो एक ही प्रकार की बीमारी को नष्ट करने के लिए उपयोग होगा उसे हम क्या कहेंगे, सक्रीन कहेंगे। फिर हमारा एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक के बारे में आप लोग जानते होगा, जैसे घाव हो गया आपको, तो घाव होने पर कई तरह के जीवाणु वायरस अटैक करता है, घाव की पूरा पता होगा आपको। यानी कई प्रकार के जो है गंदगी अटैक करता है, उन गंदगी से बचाने के लिए हम लोग कुछ उपयोग करते हैं। खास के हम लोग घाव को भरने के लिए एक दवा का उपयोग करते हैं, पेंटा सल्फस करके आता है गाँव में। तो जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए, जो चोट लगाया घाव है वहां पे जीवाणु पनपते हैं, उस जीवाणु को रोकने के लिए जो है हम लोग कुछ दवा का उपयोग करते हैं। जैसे में टेराप्टिनॉल है हमारा, क्लोरोगिलिनॉल है हमारा, प्यूरासिन हमारा है, सोफ्रामाइसिन हमारा है, आयोडीन साल्ट, कभी कभी नमक को रख लेते हैं घाव को भरने के लिए, कभी कभी नमक को रख लेते हैं। फिर हमारा अंतिम है विसंक्रामी, यूज टू क्लीन सरफेस, साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े को साफ करने के लिए, बहुत चीज प्रकार के साफ करने के लिए। डाइल्यूट क्लोरीन जैसे गंदगी को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विरंजक चूर्ण को पानी में रखिए, गंदगी साफ हो जाएगा क्लोरीन के कारण, नवजात क्लोरीन उससे पाया जाता है। ठीक है, और डाइल्यूट SO2 सोल्यूशन ये भी साफ करता है, किसको, क्योंकि ये भी नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है। जो नवजात ऑक्सीजन क्लोरीन प्रदान करेगा वो साफ करने में, विरंजन करने में अच्छा काम करता है, यानी क्लीन करने में। और डिटॉल का भी उपयोग हम लोग करते हैं साफ करने में। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अंतिम हमारा जो है दवा, सर देखिए थोड़ा घुमा दीजिए, ठीक है। अंतिम जो हमारा दवा है उसका नाम है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रति जनन क्षमता औषधि, यानी जनन को रोकने वाला औषधि। बहुत सारे औषधि आप लोग सुने होंगे, माला डी, ऑब्रलजी, नोवेलिन, केमिलॉन, लोगों बहुत से लोगों को पता रहता है, खास के बायोलॉजी वाले लोगों को तो बढ़िया से मालूम रहता है। ये क्या करता है, ये फर्टिलाइजर को रोकता है, यानी ये हम निषेचन की क्रिया को रोकता है। ठीक है, पहला जो हमारा था मेडिसिन वो खत्म हो रहा है, थोड़ा वीडियो को फास्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा तेजी से बोल रहे हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है फूड प्रेसिवेशन, जो हमारा है खाद्य परिरक्षण जो हमारा है। आपको पता है कि बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जो बहुत समय के बाद नष्ट या खराब हो जाते हैं। चावल को देखिए, खास के वैसा भोजन जो चावल हो गया, कार्बोहाइड्रेट जिसमें उपस्थित ज्यादातर रहता है। ठीक है, वो जैसे क्रीम हो गया, दूध हो गया, ठीक है, ये सब भोजन क्या होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। इन सब भोजन को जो है बचाए रखने के लिए, इनके उपयोग को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिन रसायनों का हम प्रयोग करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षण कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया है, सोडियम बेंजोएट, विटामिन ई, वसीय तेल होता है विटामिन ई, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। वेजिटेबल ऑयल यानी जो हमारा वनस्पति तेल होते हैं उसका भी उपयोग हम लोग करते हैं, किसके लिए, खाद्य परीक्षण के लिए। ट्रैवल सॉल्ट, नमक का उपयोग ज्यादा करने से जो है अचार बहुत दिन तक सुरक्षित रहता है, ये जानते हैं आप लोग। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये सब जो है खाद्य को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। अंतिम टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कृत्रिम मधुकर, यानी कुछ ऐसे भी खाने योग्य वस्तुएं होते हैं जो खाने में हमें मीठा लगता है लेकिन उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। बहुत सारी वस्तु है, जैसे आपको आइसक्रीम हो गया, है ना, आइसक्रीम के अलावा जो है आप और भी जानते हैं, टॉफी हो गया, सस्ता शरबत हो गया, मसाला हो गया, ये सब को हम लोग खाते हैं लेकिन इससे हमें कैलोरी नहीं मिलता, ऊर्जा नहीं मिलता, केवल हम खाते हैं। ठीक है,
तो वे पदार्थ जो खाने में मीठा होता है लेकिन खाने में कैलोरी प्रदान नहीं करता है, जैसे हमारा सैकरीन है। सैकरीन सैकरीन जो है ये आपको ग्लूकोज से 550 टाइम जो है अधिक मीठा है, जिसमें पान मसाला एग्जाम्पल में सस्ती आइसक्रीम टॉफी सस्ती शरबत इसको खा लेंगे लेकिन हमें क्या नहीं मिलेगा, कैलोरी नहीं मिलेगा। स्पार्टेम जो हमारा है ये 100 टाइम जो है ये ग्लूकोज से ज्यादा मीठा होता है, इससे भी ऊर्जा नहीं मिलता है। एग्जाम्पल में जो भी पेय पदार्थ है, मीठा पेय पदार्थ पीने वाला जो भी मीठा पदार्थ है इसका एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। एलिमेम जो होता है 2000 टाइम स्वीटनर, इसको खाइए 2 दिन खाइए आपको मधुमेह बीमारी हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इतना खतरनाक होता है ये, ठीक है। और सैक्रोलोज जो होता है वो 600 टाइम जो हमारा है स्वीटनर होता है। इससे हमारा चैप्टर जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा चैप्टर एक टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, वो किस प्रकार से काम करता है क्लीन में ये, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं तक रोकेंगे क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल क्लास को लाएंगे। आपको एक बात पता है, एक बात आपको जानकारी होना चाहिए, ये गैलीलियो का नाम आप लोग सुने हैं, गैलीलियो गैलीली, उनका जो है मरने के बाद 3 उंगली काट लिया गया था, ये बात आपको पता होगा, नहीं पता है तो जानिए क्यों काटा गया होगा। देखिए 2 वैज्ञानिक थे, एक थे हमारा कॉपरनिक्स, एक थे हमारा गैलीलियो गैलीली। कॉपरनिक्स और गैलीलियो गैलीली के मृत्यु के बारे में, उनके संबंध के बारे में ऐसा कोई जानकारी किताब में अक्सर नहीं मिला है, कोई कोई किताब में दिया गया उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनके मृत्यु के बारे में अभी भी डाउट है वैज्ञानिकों लोगों को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कॉपरनिक्स के बारे में जानते हैं। कॉपरनिक्स का जन्म जो है पोलैंड में हुआ था और गैलीलियो से 1 सदी पूर्व हुआ था, यानी 1400 करीब में हुआ था उनका जन्म, ठीक है, और इनका 1500 में हुआ था। तो बात ऐसा था कि कॉपरनिक्स से पहले जो पृथ्वी पर जिन वैज्ञानिक का सबसे बड़ा नाम चल रहा था उन वैज्ञानिक का नाम था अरस्तु, आपको पता होगा अरस्तु के बारे में, ठीक है। अरस्तु का मान्यता था कि ये पृथ्वी जो है इस ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य तारे जो भी ग्रह है इसके चक्कर लगाते, अरस्तु का मानना था। लेकिन जब कॉपरनिक्स आए तो कॉपरनिक्स ने इस मान्यता को जो है खारिज कर दिया। कॉपरनिक्स ने कहा क्या कि ये जो पृथ्वी है ये पृथ्वी केंद्र नहीं है सौरमंडल का, सौरमंडल का अगर कोई केंद्र है तो वो है सूर्य, सूर्य को उसने सौरमंडल का जो है केंद्र माना, किसने, कॉपरनिक्स ने। उस समय पूरे पूरे जगह जो है यहाँ जो भी हमारा पृथ्वी है वहां पे सबसे अधिक किसी का अगर चल रहा था बात तो वो चलता था पादरी का, पादरी वो चर्च का जो होता है उसकी बात को जो लोग नहीं काटते थे वो भगवान तुल लेते उस समय। ये बात किसको मालूम चला, पादरी को, कि कॉपरनिक्स ने ऐसी ऐसी बात कही है। पादरी ने कॉपरनिक्स को बुलाया, ठीक है, एक आम सभा लगाई जनताओं के बीच में और उन्हें कहा कि आप माफी मांगो, उन्हें कहा कि आप माफी मांगो कि आप जो बोल रहे हो कि पृथ्वी जो है केंद्र नहीं है सूर्य केंद्र है इस सौरमंडल का, यानी सूर्य नहीं घूम रहा है पृथ्वी घूम रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हो, आप माफी मांगो। लेकिन कॉपरनिक्स का कहना था कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। और इसलिए जो है इसलिए कहा गया कि कॉपरनिक्स को कहा जाता है कि वहां पे पादरी ने मरवा दिया, या कहा जाता है कि उसको बंदी रखवा दिया या उसे फांसी लगा दिया, इसकी पूर्ण सूचनाएं अभी तक नहीं मिली है। लेकिन कॉपरनिकस के जाने के बाद कई साल के बाद 1 सदी बाद जो है एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो महान इसलिए थे कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था, दूर की वस्तु देखने योग्य वस्तु का उसने खोज किया था। गैलीलियो पेशा से प्रोफेसर थे, वो भी कॉपरनिक्स की बातों को नहीं मान रहे थे शुरुआत में, लेकिन जब वो प्रोफेसर थे तो उनके कई शिष्यों ने एक बार कॉपरनिक्स की बात की अवधारणा कहीं रखा गया था तो उसके शिष्य जो है वहां गए थे सुनने के लिए, तो उसने आके फिर गैलीलियो को कहा कि कॉपरनिक्स जो सिद्धांत दिया है उसमें लग रहा है कहीं ना कहीं दम है। तब जाके गैलीलियो ने उस बात पे शोध करना शुरू कर दिया और गैलीलियो ने शोध करते हुए उसने भी इस बात को अवधारणा दिया। इटली के थे गैलीलियो है ना, उसने ये बात को रखा चर्च में जाके वहां पे सभी पादरी के बीच में कि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है। लेकिन फिर पादरी को लगा झटका कि फिर ये मेरी बात को खारिज कर रहा है और पादरी ने फिर क्या लगाई, एक आम सभा, और उस आम समय कहा गया गैलीलियो को कि आप माफी मांगिए अन्यथा आपको भी इससे पहले जो हालात हुई वो इस हालात का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन गैलीलियो ने माफी मांग लिया सबके सामने में कि जो पादरी कह रहे हैं वही सही है, हम जो कह रहे हैं गलत है। और ये कहते हुए उन्होंने पृथ्वी को जोर से एक लात मारा और कहा कि मेरी नाक कट गई, मेरी बेइज्जती हो गई, फिर भी तुम घूम रहे हो, रुक जाओ, ठीक है। और इसके बाद माना जाता है कि गैलीलियो को जो है पादरी लोग जो है वो रख दिया कारावास में, उसे जो है गुप्त स्थान पे कारावास में रख दिया। और गुप्त स्थान पे रखने के बाद उसे जो है सजा नहीं दिया गया कि आप ये काम कीजिए, उसे सजा केवल यही दिया गया था कि पादरी के द्वारा दिए गए जो ग्रंथ होता है बाइबिल, उसे बाइबिल पढ़ना था सुबह और शाम, यही सजा उसको मिला था कारावास में। और ये पढ़ते पढ़ते जो है गैलीलियो जो है वो भी एक चर्च का धर्म चर्च का पादरी हो गए उसी के अंदर कारावास के अंदर। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो ईसाई धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद जो चर्च के पादरी बनते हैं या जो बाइबल पढ़ते हैं उनका 3 उंगली और दांत उखाड़ के रख लिया जाता है। और इस प्रकार गैलीलियो का 3 उंगली काट लिया गया था और उसका दांत उखाड़ के रख दिया गया था। और अभी भी इस बात की कोई चर्चाएं कंप्लीट नहीं हुई है, कोई भी बुक का में पूर्ण से साक्ष्य नहीं मिला है कि गैलीलियो के साथ और कोपरनिकस के साथ जो घटनाएं हुई है सही में वो सत्य है। ये बात पर अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी याचनाएं चल रही है, ठीक है, अभी भी ये बात पूर्ण सही नहीं हुआ है। तो हम लोग आगे इस वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।